आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करेंगे। चैप्टर 3 क्लास 12 का ये टॉपिक है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट कैसे करा जाए। साथ में इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है। कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करें। तो बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम डिफाइन करना चाहें इलेक्ट्रिक करंट को, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह की होगी कि मान लिया जाए हम एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर दिस इज अ कंडक्टर। ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर मैं वायर लिया हूँ, ये एक वायर भी कंसिडर कर सकते हैं। इट इज़ ए कंडक्टर और इस कंडक्टर का एक गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम कंसिडर कर लें, ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि इस गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये मैं पूरे वायर का गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर कर लिया, उस गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इन टी टाइम फ्लो हो रहा है। कितना चार्ज? तो हमने कहा लेट अस कंसिडर दिस इज द ए पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर एंड दिस इज बी पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर। लेट द चार्जेस फ्लो फ्रॉम नेगेटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम बी टू ए एंड पॉजिटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम ए टू बी। ऐसा हो रहा है हमारे कंडक्टर में, ठीक है। नाउ अब अगर हमने कहा कि इस कंडक्टर के थ्रू क्यू अमाउंट चार्ज, क्यू मैग्नीट्यूड का चार्ज टी टाइम में फ्लो हुआ, तो करंट को कंस्टिट्यूट कहेंगे थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। जो करंट होना चाहिए वो ये होगा कि Q डिवाइडेड बाई टी, मीन्स यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो जाएंगे। इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में लिखते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तो ये कहूँगा डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज through given cross section area of a conductor, through given cross section area of conductor per unit time in the flow of charge through given cross section area of a conductor in unit time is considered as electric current, ठीक है। तो अगर इस इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन के बेसिस पे हम इसको फॉर्मुलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे सर्किट से लेट आई अमाउंट ऑफ करंट को अगर मैथमेटिकली कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि आई अमाउंट ऑफ करंट इज इक्वल्स टू लेट डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ इन गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों? तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करा जाए तो मैं कहता हूँ कि लेट अस कंसिडर दिस इज अ कंडक्टर और इस कंडक्टर के थ्रू हमारी चार्जेस का फ्लो हो रहा है। हम कहते हैं कि इनिशियली जब टाइम के गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने कंसिडर किया और हम ये रिकॉर्ड करते हैं कि व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू t1 द चार्जेस फ्लो थ्रू इट इज बी q1 एंड व्हेन द टाइम विल बी t2 द चार्जेस फ्लो थ्रू इट विल बी q2। सो अगर हम t2 माइनस t1 इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कितना करंट प्रोड्यूस हुआ इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इसको कह सकते हैं I इज इक्वल्स टू Q2 minus Q1 and this will divide by Q2 minus Q1 upon T2 minus T1। So ऐसे कंडीशन पे हम कह सकते हैं, इसी को मैंने चेंज इन ये नेट फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम इंटरवल, इसी को फॉर्मुलेट करके मैंने क्या लिखा है, I इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो अगर हम करंट के फॉर्मूले को देखें तो करंट का फॉर्मूला, करंट को कैलकुलेट करने का हमें जो फॉर्मूला मिल रहा है वो फॉर्मूला क्या है, दिस विल इक्वल्स टू I विच इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब अगर हम कहें कि ये टाइम ड्यूरेशन बहुत स्मॉल हो, इफ़ डेल्टा टी टेंस टू 0, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन हो, तो हम इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू लिमिट, कितना लिया है, डेल्टा टाइम की वैल्यू
टेंस टू 0 है एंड दिस विल इक्वल्स टू dq अपॉन dt। सो इसको हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं बच्चों। इसका फॉर्मुलेशन क्या होगा, तो हम कहेंगे देयरफॉर द करंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो रिटन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो करंट को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला तो यहाँ से मिल रहा है, दिस इज आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और अगर टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटर बहुत ही स्मॉल हो, इफ डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल हो, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, सो द करंट विल बी इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है। अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में बच्चों हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन किया, तो अब ये कह सकते हैं व्हेन अ चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर। अब क्योंकि हमारे करंट को कैलकुलेट कर रखे हैं, करंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो अब अगर इसकी यूनिट को कहेंगे तो हम कहेंगे करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट क्या है, इट इज़ अ फंडामेंटल क्वांटिटी। करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट क्या होगी, करंट की यूनिट हम कह सकते हैं इट्स यूनिट इज एम्पियर। यूनिट इज क्या लिख सकते हैं, एम्पियर। ठीक है, ये हमने कहा इट्स यूनिट इज एम्पियर। ओके, अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ए। सिंपली इसकी डायमेंशन क्या होगी, ए होगी, क्योंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन खुद के ऊपर ही सिर्फ डिपेंड होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कैसी क्वांटिटी है, तो हम कहेंगे करंट इज ए, इलेक्ट्रिक करंट इज ए, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऑल्दो इट हैव अ डायरेक्शन, बट हम क्या कहेंगे, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी, तो हम कहते हैं कि हम जब भी करंट को मेजर करते हैं इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, इट ऑलवेज फॉलो स्केलर अलजेब्रा। जैसे मैं कह लूँ कि ये हमारे पास एक वायर है जिससे 5 एम्पियर का करंट आ रहा था, दूसरा एक वायर है जिससे भी हमने 5 एम्पियर के करंट को भेजा सर्किट में, ये इस पॉइंट तक, ये जो जॉइंट है उस जगह पे 5 एम्पियर का करंट 2 वायर से आए, 2 डिफरेंट वायर से। अब अगर हम यहाँ इस एक और वायर यहाँ से ड्रॉन करके उसके थ्रू एक एमीटर लगा लेते हैं, तो एमीटर जो रिकॉर्ड करेगा करंट, वो करंट की वैल्यू हमारी अगर देखा जाए तो 10 एम्पियर होगी। जो हमारा एमीटर इस सिस्टम में जो कनेक्ट कर रखा है, तो उसमें हमारा एमीटर क्या रिकॉर्ड करेगा, 10 एम्पियर। इट विल प्रूव्स कि अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते तो इनके बीच का एंगल क्या था, 90 डिग्री, और हमारा रिजल्ट जो होता वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा होता। बट ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करके सिंपल समेशन हुआ है, और हमारी जो करंट रिकॉर्ड करी गई एमीटर से वो 10 एम्पियर है। और वो कैसे मिला, तो हम कहेंगे नॉर्मल स्केलर अलजेब्रा का इम्प्लीमेंटेशन करके हमने उसे कैलकुलेट किया है। तो हमारे पास ये पता किया कि क्वांटिटी कैसी है हमारी करंट, तो हम कहेंगे इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ सॉरी, स्केलर क्वांटिटी, ऑल्दो इट हैव अ डायरेक्शन। तो अब आगे देखते हैं कि कैसी क्वांटिटी है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया। इफ़ करंट की बात करें तो इसके पास क्या है, डायरेक्शन। कॉन्वेंशनली इसकी डायरेक्शन जो कंसिडर्ड करी जाती है, तो हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज टेकिंग, डायरेक्शन ऑफ करंट, इट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन किसके बारे में बात कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन के बारे में। तो हम कहेंगे करंट की डायरेक्शन ऑलवेज opposite to flow of electron, flow of negative charge। नेगेटिव चार्ज, जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, और along the direction of flow of direction of फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के ही तरफ हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। और अगर हम कहें तो हम कहेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कंडक्टर में, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो अगर इसको समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमने एक कंडक्टर कंसिडर किया है
लेट अस कंसीडर दिस इज अ कंडक्टर, और इस कंडक्टर में हमारे कह सकते हैं ए एंड बी दो एंड है, जिस एंड पे हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव बी से ए की तरफ हो रहा है और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हम कह सकते हैं ए से बी की तरफ हो रहा है। तो इस कंडक्टर में जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो किधर होगी, वो हमारी ए से बी की तरफ होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर, टू टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर। तो ये हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट को भी समझा है। अब आगे की बात थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसके डिटेल में जाके, तो उनको हम समझते हैं कि क्या है लेट। अब आगे की बात को यहाँ मैं इरेज करता हूँ, मैंने इसको फॉर्मुलेट करा है। नाउ अब अगर कहते हैं हम कि मान लिया जाए कि हमारे पास हमने ये एक कंडक्टर कंसिडर किया है और इस कंडक्टर में ए पॉइंट ए, बी पॉइंट ए है, बी एंड ऑफ अ कंडक्टर जिसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव बी टू ए एंड डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर इज टेकन फ्रॉम ए टू बी। सो थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करी जाए तो हम कहेंगे जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर हमारे ए से बी की तरफ पास होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर फ्रॉम बी टू ए पास होंगी। सो ऐसे कंडीशन पे नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, इट विल बी जीरो। तो इस पॉइंट को भी नोट करा जाए तो कह सकते हैं कि व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर नेट चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी जीरो। ओके, तो इसको नोट करते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करता हूँ मैं कि द नंबर net charge through given cross section area of conductor, कैसा कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर will be जीरो। ठीक है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं जीरो हो जाएगा नेट चार्ज किसी कंडक्टर के थ्रू। ओके, अब आगे की बात हम ये कह सकते हैं बच्चों, थोड़ा सा और डिटेल डिस्कस करें तो अभी हम लोगों ने कहा कि हमारे पास ये जो करंट का फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को और भी हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो रिटन आई इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू, ये लिखा जा सकता है। सो अब ये जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, ये चार्ज का फ्लो थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया हो रहा है। मानते हैं कि हमने कहा कि इफ़, थोड़ा सा इसको ऐसे समझते हैं कि हमने एक कंडक्टर ले लिया, उस कंडक्टर के दो एंड हैं, एंड ए और एंड बी, दो एंड लिया। हमने कहा थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, लेट उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम n कह सकते हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। सो इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, देन द करंट विल बी गिवन एज, हम कह सकते हैं इट विल इक्वल्स टू, क्यू के जगह पे क्या रखा जा सकता है बच्चों, तो हम कहेंगे I इज इक्वल्स टू, सिंस इट फॉलो द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल्स टू एन ई, विच एन ई वेयर ई द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम। तो करंट को कैलकुलेट करने का, अगर हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है जो गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, I इज इक्वल्स टू एन ई बाई टी। थोड़ा सा इसको और भी डिटेल में जाने तो हम कहें इफ़ n number of charge particle passing through given cross section area section
एरिया। देन करंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? तो हम कहेंगे थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज क्या लिया? लेट द चार्ज विल बी टेकन एज q। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं? देन द करंट विल इक्वल्स टू n, क्योंकि चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल q है तो NQ/T। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये हम फॉर्मूले का यूज कब करेंगे? इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इच हैविंग चार्ज q इज गिवन। नाउ अब आगे देखते हैं कि अगर हमारे पास कंडक्टर में ये कहा जा रहा हो कि इफ नंबर ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल, अगर n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो फ्लो हो रहा है, जिसके ऊपर चार्ज ले लिया हम लोगों ने q, और ये पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, नहीं पासिंग पर यूनिट एरिया गिवन हो, पासिंग पर यूनिट एरिया, देन करंट का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? तो हम कह सकते हैं कि अगर ये अभी हमने इंडिकेट किया, डिस्कस किया था कि लेट अस कंसीडर दिस इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर। अब जो पहले n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ऑल गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहे थे, पूरे एरिया से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n थे। अब जो यूनिट एरिया है उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n है। सो ऐसे कंडीशन पे हमारे फॉर्मूले में क्या कहा गया है कि I तब होगा जब Q थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया हो। तो अगर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो पूरे एरिया से पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हम इसको कह सकते हैं देन द वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल्स टू NQ। ये n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास हो रहे हैं? यहाँ पे मैंने कैपिटल N यूज़ किया था। हाँ, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास हो रहे हैं? थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इन गिवन टाइम, इसको मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, इन गिवन टाइम, इसको भी यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ, इन गिवन टाइम। देन I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो अभी हम लोग जानते थे ये NQ/T, अगर ये कैलकुलेट किया जाए तो पर यूनिट एरिया कितना करंट होगा वो मिलेगा, और साथ में उसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट हो जाएगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द फॉर्मूला विल बी इक्वल्स टू NQ/A/T। ठीक है बच्चों, अब अगर हम कह लें कि इफ़ n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पे गिवन है वो n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पासिंग पर यूनिट एरिया, नहीं पर यूनिट वॉल्यूम गिवन हो। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में हमारे ऐसा मेंशन है कि इफ़ n इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम जो चार्ज पार्टिकल हैं वो कितने हैं? n हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है एंड चार्ज पार्टिकल जो मोशन कर रहा है, एंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज गिवन। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या है? तो हम कह लें वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज v। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन पे हमारा जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने का। मीन्स पहले हम लोगों ने देखा सिंपल Q/T, उसके बाद देखा कि अगर टाइम बहुत छोटा हो तो d/dt ऑफ Q कैलकुलेट करेंगे। देयर आफ्टर मैंने कहा कि इफ़ n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, हर एक चार्ज पार्टिकल की वैल्यू Q हो तो पास हो रहे हैं गिवन टाइम में थोड़ा गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, तो फॉर्मूला उसका क्या हो जाएगा? NQ/T। अब मैंने उसको थोड़ा चेंज किया और मैंने ये कहा इफ़ n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल each having charge Q passing per unit area in given interval of time, then the formula is equals to NQ/A/T। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा और चेंज कर दिया। अब जो है n वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम हमारे चार्ज पार्टिकल हैं।
ठीक है। और हर एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, चार्ज पार्टिकल जिसको Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हर एक की वेलोसिटी कितनी है v। सो ऐसे कंडीशन पे हमारी जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी। तो लेट हम कह लें, अभी हम लोगों ने देखा कि लेट I इज इक्वल्स टू एन क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला था। ओके, अब हम कह सकते हैं ये नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है। सो द गिवन वॉल्यूम से निकालने के लिए हमें वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड थिकनेस, जो डी सेपरेशन है, तो ए इंटू डी। नाउ अब अगर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं एन क्यू ए एंड डी बाई टी को क्या लिखा जा सकता है, displacement per unit time, this will equals to velocity. So the formula for calculating electric current will be nqa into v, where what is n, it represent number of charge particle each having charge q per unit volume, ठीक है। and this v represent वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल की किस वेलोसिटी से पास हो रहा है। तो ये करंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें मिला। अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, मान लिया जाए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है या चार्ज पार्टिकल है वो हमारे स्ट्रेट लाइन मोशन ना करके सर्कुलर मोशन कर रहा है। ऐसे कंडीशन पे हम करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इफ़, इसको मैं यहाँ इरेज करता हूँ और यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ कि इफ़ charge q move with velocity, मान लो एंगुलर वेलोसिटी हमने कह लिया कि एंगुलर वेलोसिटी गिवन हो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा along a circular path of radius, along circular path of radius r, देन हमारा जो करंट होगा वो क्या होगा, इसको समझते हैं बच्चों। तो हम कहेंगे, देखते हैं कि ये मान लिया जाए हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है जिसका रेडियस r है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो हम कह सकते हैं करंट का फॉर्मूला क्या पाया है, अभी हम लोगों ने करंट का फॉर्मूला पाया है, लेट I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। सिंगल चार्ज फ्लो हो रहा हो तो सिंगल चार्ज, अगर n नंबर ऑफ चार्ज होंगे तो n क्यू बाई टी। और टाइम 1 अपॉन टाइम की वैल्यू रखा जाए तो हम कह सकते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। देयर आफ्टर 1 अपॉन टाइम को क्या लिखा जा सकता है, स्पीड बाई डिस्टेंस। सो ऐसे कंडीशन पे इसको लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं q स्पीड इज वेलोसिटी v अपॉन डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ये t टाइम में, तो हम कहेंगे 2 पाई r, और v अपॉन r को क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी अपॉन r इज इक्वल्स टू ओमेगा। सो द फॉर्मूला इज q ओमेगा अपॉन 2 पाई। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट व्हेन द चार्ज परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज को देखा जिसके थ्रू हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखा जाए बच्चों कि अगर हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाता है और ये कहा जा रहा है कि मान लेते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा है, ऐसा कुछ। ये हमने एक वायर लिया, उस वायर से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस वायर से I अमाउंट ऑफ करंट लिंक हो रहा है। नाउ अगर इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आगे चल के बढ़ा दिया जाए तो क्या उससे करंट कितनी पास होगी, तो हम ये कहेंगे कि इफ़ देयर विल बी I अमाउंट ऑफ करंट एंड देयर विल बी I2 करंट, सो द वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल्स टू I2। मीन्स इसको ऐसे नोट करा जा सकता है, करंट इज नॉट affected by changing area of क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करने से करंट का चेंज नहीं होगा। ऐसे कंडीशन पे I1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, I1 की वैल्यू I2 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है,
इस चीज़ को भी समझ लिए हम। अब अगर देखा जाए तो हम एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट current and charge I and Q if graph between Q and T is given, QT is given। तो अगर हमारे पास बच्चों करंट, चार्ज और टाइम का ग्राफ गिवन हो, चार्ज और टाइम का ग्राफ गिवन हो, लेट अस कंसीडर दिस इज अ ग्राफ और ये हम लोगों ने देखा देयर विल बी सम पोर्शन कवर बिटवीन द ग्राफ। सो ऐसे कंडीशन पे अगर हम करंट और उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, करंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फॉर कैलकुलेटिंग करंट हम ये कह सकते हैं, अगर हम चार्ज को कैलकुलेट कर ले या करंट को कैलकुलेट करें तो हम कहेंगे टोटल चार्ज से जो फ्लो होगा। सो अगर टोटल चार्ज हमें कैलकुलेट करना है तो हम कहेंगे टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू Q विच इज इक्वल्स टू एरिया अंडर, एरिया ऐसे लिखते हैं, एरिया अंडर कर्व। और एरिया अंडर कर्व को कैसे निकाला जा सकता है, तो हम कहेंगे I इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। सो Q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I डी टी। कहाँ से कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है बच्चों, तो कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम के बीच में हमें इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये हमें Q की वैल्यू मिली। अब अगर हम एवरेज करंट निकालना चाहते हैं, करंट एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो करंट एवरेज कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमें टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम चाहिए, और टोटल टाइम के लिए हम टोटल चार्ज के लिए हम इंटीग्रेट का फॉर्मूला कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन कहाँ से, इनिशियल से फाइनल टाइम I या फिर Q डी टी, आई डी टी कर सकते हैं, एंड देयर आफ्टर डिवाइडेड बाई दिस विल व्हाट, तो हम कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू डी टी फ्रॉम T इनिशियल टू T फाइनल। सो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम एवरेज करंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जाना कि अगर ग्राफ गिवन हो तो उस ग्राफ से Q और T का ग्राफ गिवन हो तो कैसे हम करंट के चार्ज को, टोटल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे और कैसे हम एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को कैलकुलेट करेंगे। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एंड दिस फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेटिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो ये हम लोगों ने कुछ फॉर्मूला देखा जिसके थ्रू हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स इसके कि हम इन सारे फॉर्मूलेज को कैसे हम न्यूमेरिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।